सा क्रॉस वोटिंग को लेकर बिहार से खबर ये है हर्ष जी कि बीजेपी के वोट कहां जाएंगे उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है कि क्या कोई संभावना ऐसी बनेगी कि वहां क्रॉस वोटिंग हो सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि यशवंत सिन्हा के लिए कोई क्रॉस वोटिंग करने जा रहा है। उसके पीछे बड़ी स्पष्ट सी वजहें हैं। एक तो यशवंत सिन्हा की अपील आप ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं कि मैं तो भाजपा में भी रहा हूं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये वो वाली भाजपा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जो उनको वोट देते हैं, उनको लगता है कि ये तो और ज्यादा मजबूती से वो भाजपा खड़ी हुई है। ठीक है, अगर आप कहेंगे अटल आडवाणी वाली भाजपा नहीं, तो बिल्कुल दुरुस्त है, ये तो नरेंद्र मोदी वाली भाजपा है। लेकिन क्या आइडियोलॉजिकल इश्यूज पर, क्या उन मुद्दों पर जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहते थे, उनमें से किसी पर कोई डेविएशन है क्या? कोई एक कहें कि परिवर्तन दिख रहा है कहीं पर, एक उस रास्ते पर जाने से बची है क्या भारतीय जनता पार्टी? उसका जवाब नहीं में है। तो मुझे लगता है कि यशवंत सिन्हा पूरे समय तक एक बहुत हताश निराश नेता की तरह से बात करते रहे, और राष्ट्रपति चुनाव में अगर वो ये कहने लगेंगे देखिए एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, तो फिर वो उन लोगों के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं जो उन्हीं के यूपीए में साथ हैं, जो यूपीए का हिस्सा है। आप जिस तरीके की अपील की बात कर रहे हैं, इतने सारे राष्ट्रपति चुनाव आपने अपनी आंखों के सामने होते देखे हैं। अब आप देखें अपील उनकी क्या थी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ये चुनाव है, अगर आपने मेरे समर्थन में वोट नहीं किया तो ये बीजेपी को सबक सिखाने का आखिरी मौका भी आप अपने हाथ से चूक जाएंगे। बिल्कुल ऐसे अपील थी जैसे कोई पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए हो रहा हो। देखिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जैसा होता तो फिर भी ठीक है मीनाक्षी, लेकिन यहां आप उस महिला पर टिप्पणी कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत नीचे से, एक महिला के लिए वैसे भी और आदिवासी महिला के लिए तो बाहर निकलकर ये सब हासिल करना बहुत कठिन है आज की तारीख में भी, और वो 5 वर्ष से ज्यादा समय तक बाकायदा झारखंड की गवर्नर रही हैं, संवैधानिक पद पर रही। और यशवंत सिन्हा कहते हैं कि राष्ट्रपति भवन में रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए। तो क्या वो कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी महिला है वो विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकती है? और ये ज्यादा उल्टा पड़ा उनके लिए। मुझे लगता है कि जो भी, जिसको हम मार्जिनल सेक्शन कहते हैं, कमजोर वर्ग से आने वाले लोग कहते हैं, वो जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जरूर लगा होगा कि यशवंत सिन्हा के अंदर वो इलीट मेंटेलिटी, वो जो आईएएस होना, बड़े पदों पर रहना, वो वाली मानसिकता हावी है, उसका भी नुकसान विपक्ष को हुआ है। देवेंद्र जी, चूंकि द्रौपदी मुर्मू के बारे में कहा जाता है कि वो जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं, जीरो से शुरुआत की थी, और वो इतनी ईमानदार छवि की थी और इतनी ज्यादा वो सरल थी कि लोग अपनी छोटी छोटी शिकायतें उनके पास लेकर पहुंच जाया करते थे। तो क्या ये जो साफ सुथरा छवि, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक जो आदिवासी के तौर पर, आदिवासी महिला चेहरा के तौर पर बीजेपी ने उतारा है, क्या इसका फायदा वाकई बीजेपी को मिलेगा जो प्रयोग बीजेपी की ओर से किया गया है? देखिए, बिल्कुल, अगर उनके कैंडिडेचर में एक चीज़ आप ध्यान दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई ऐसा फैसला करते हैं तो वो टोकन सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि, और ऐसा नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू क्योंकि सिर्फ आदिवासी हैं, सिर्फ महिला हैं, इसके चलते उनका सिलेक्शन किया गया, बल्कि ट्राइबल वुमेन में जो सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है उस हिसाब से चयन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि सिर्फ संकेत के लिए, सिंबॉलिज्म के लिए आपको सिलेक्शन नहीं करना है। द्रौपदी मुर्मू केस में जैसे आप देखें तो खांटी भाजपाई संघ की रही हैं, और कभी भी वहाँ पे दल बदल या इस तरह की चीज़ें जो बीजेडी में कुछ होता था, बीजेपी से बीजेडी में लोग जाते थे, इनको लेके कभी कोई चर्चा ही नहीं रही। फिर उसके बाद शुरुआती उनका जीवन का संघर्ष, शिक्षक के तौर पर काम करना, अपना व्यक्तिगत संघर्ष, उनका इन सारी चीज़ों ने उनके किरदार को मजबूत बनाया। फिर जब विधायक बनी तो जिस प्रकार से उन्होंने परफॉर्म किया, पार्टी के संगठन में अलग अलग पदों पर रही हैं, और संगठन के पदों पर रहते हुए जिस प्रकार की अपनी ड्यूटी उन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद जब उनको गवर्नर बनाया गया था, सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्यकुशलता उनकी गवर्नर के तौर पर दिखी कि राजस्थान, झारखंड में, माफ कीजिएगा, जब वहाँ पे आंदोलन चल रहे थे, पत्थलगड़ी आंदोलन, तो उसको जिस सूझबूझ के साथ इन्होंने हैंडल किया। और आपको याद होगा कि उन 5 सालों के दरमियान कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार और राज्यपाल के बीच, राजभवन के बीच बहुत तानातानी की चीज़ें सामने आ रही हैं और उसको लेकर बहुत ज़्यादा बयानबाजी हो रही है। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि द्रौपदी मुर्मू एक कैरेक्टर के तौर पे किस प्रकार से तैयार थी राष्ट्रपति के पद के लिए, और उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया। अब रह गई मैसेजिंग की बात, तो सिर्फ ये एक फैसला नहीं है। आप 2014 में जब से नरेंद्र मोदी दिल्ली आए हैं, या उसके पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके आप फैसलों को देखेंगी तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैसले दिखेंगे जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत मील का पत्थर साबित हुए। जैसे सिर्फ और सिर्फ बजट की बात कर लें
तो जनजातीय कार्य मंत्रालय का जो बजट है लगभग दुगुना हो गया है 2014 से लेकर अब तक। और इससे आप समझ सकती हैं कि कितना ज़्यादा फोकस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस मंत्रालय को लेकर। इसके अलावा जनजातीय गौरव दिवस एक होना चाहिए, ट्राइबल को लेकर अलग अलग रिसर्च सेंटर होने चाहिए, 10 ऐसे रिसर्च सेंटर, एजुकेशन के लेकर उनके भीतर क्या करना चाहिए, बाकी तो छोड़िए किस प्रकार से उनके भीतर इंटरप्रेन्योरशिप खड़ा करना चाहिए उसको लेकर ट्राइफेड काम कर रहा है, उसको कैसे ज़्यादा अपडेट किया गया, किस प्रकार से वो मदद कर रहा है आदिवासी समुदाय को, और कितनी ज़्यादा फैमिलीज़ वेबसाइट के मार्फत पूरी दुनिया के मार्केट से जुड़ी हुई हैं। जिन भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग करती हैं, आप जिनको जानती हैं, वो सारे के सारे ट्राइबल प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ट्राइबल समुदाय को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा करते रहे। उसमें एक बहुत बड़ा कदम ये भी है, जब जंगल से निकलकर दिल्ली के रायसीना में एक महिला को बैठाया जा रहा है, तो अंदाजा लगा सकती हैं कि उस कम्युनिटी में इसका मैसेज कितना बड़ा होगा। बिल्कुल ये साफ तौर पर मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा सकता है, जैसे आप तमाम चीजें बता रहे हैं। हर्षवर्धन जी, ऐसे में समझने वाली बात यह है कि एक तरफ बीजेपी ने एक स्ट्रांग कैंडिडेट को खड़ा कर दिया और जो विपक्ष है उसमें फूट देखने को मिली। खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी जो बड़ा मुखर होकर भाजपा का विरोध करती है, वो अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाई। ये भी बड़ी चूक तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से हुई है कि वो अपने विधायकों को कन्वे नहीं कर पाई मैसेज कि हमें बीजेपी के खिलाफ वोट करना है। देखिए, यहाँ पर 3 उदाहरण बड़े महत्वपूर्ण हैं और 3 के तीनों नौजवान नेता हैं। एक है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, दूसरे हैं राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और तीसरे हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। तीनों को विरासत में राजनीति मिली हुई है। तीनों के पास यह अवसर था कि वो कुछ आगे जाते, लेकिन अगर तेजस्वी यादव को छोड़ दे तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपनी पार्टी को लगातार पीछे ले जा रहे हैं। उसमें भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, राहुल गांधी के समय में कांग्रेस से सारे वो नेता छोड़कर चले गए जो लंबे समय से कांग्रेस में थे, उनके मित्र थे या उनके पिताजी के मित्र थे या उनकी माताजी के समय में बड़ी मजबूती से काम करते थे, वो छोड़कर चले गए। अखिलेश यादव के यहां जो उनके पिताजी के समय में मित्र थे, मजबूत लोग थे, वो सब छोड़कर चले गए। और उनके चाचा शिवपाल यादव जब ये टिप्पणी करते हैं कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी की कमी है, तो यही दिखा देता है कि दरअसल किस तरह से जो समाजवादी पार्टी है के उसके जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी लोग हैं, वो किस तरह से देखते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें एकमात्र मजबूत नेता के तौर पर तेजस्वी यादव निखर कर आए और यही वजह है कि देखिए आरजेडी से आपको किसी भी तरह का भ्रम किसी चुनाव में अभी तक नहीं दिखा है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, आप ठीक कह रहे हैं, वो क्लैरिटी दिखाई दी है, लेकिन ये 2024 तक की कितनी क्लियर पिक्चर दिखाती है, आज राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे इस बात को भी तय करेंगे। हम इस पर भी विस्तार से विश्लेषण करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।